हेलो एवरीवन, ये मेरा सेकंड वीडियो है चैप्टर सेकंड जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से स्टार्ट करेंगे। बट ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए, पढ़ पाए। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इस चैप्टर को डायरेक्ट करो, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करो, आंसर तक पहुँचो। और दूसरा तरीका क्या है, आप इस चैप्टर को पहले स्टडी करो, बेसिक्स पढ़ो, कंसेप्ट्स को रीड करो। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप डायरेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर तो आता है बट आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्योंकि आपको सिर्फ ये लगता है कि यार कोई पूछ ना ले कि मेरे से कि कैसे आया तेरा आंसर। बट अगर आप बेसिक्स के साथ आप पढ़ते हो तो आप में कॉन्फिडेंस रहता है, आप चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाते हो, कन्फ्यूज़न नहीं रहता। ठीक है, तो कोशिश की है ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ विद कंसेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस की। अब फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमने 11th में पूरा चैप्टर पढ़ा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी हमें अंदर ही अंदर ये समझ में नहीं आता कि यार फंक्शन होता क्या है। ठीक है, बुक में डेफिनेशन था, रट लिया कि फंक्शन जिसका यूनिक इमेज होता है, बट फिर भी एक क्लैरिफिकेशन नहीं आता कि भाई एक्चुअल में है क्या ये। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जो फंक्शन होता है ना, वो आपका इनपुट आउटपुट का रिलेशन है। इनपुट आउटपुट का रिलेशन। इनपुट क्या होता है, जिसको डोमेन कहते हैं। आपने 11th में पढ़ा है डोमेन, उसको इनपुट कहा जाता है। और जो आपका आउटपुट होता है उसको रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो फंक्शन एक इनपुट आउटपुट का रिलेशन है। देखो, पढ़ने को तो हमने काफ़ी फंक्शंस पढ़ा है। हमने जब 6th क्लास में थे तो हमने पढ़ा अलजेब्रिक फंक्शन, 10th में आए हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन हम पहली बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ा पहले भी है, बट वही है कि सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें, जहाँ पे हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, y = 3x + 4। अब यहाँ पे x क्या है, आपका डोमेन है, इनपुट है, और y क्या है, रेंज, आउटपुट। क्यों? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू को रखोगे तो ही आपको y मिलेगा ना। बिना x को पुट किए y मिलेगा क्या? नहीं। एग्जाम्पल दिया मैंने x को 1 लिया। अब x को 1 लिया और पुट करके सिंप्लीफाई करता हूँ तो y 7 आया। तो जो पुट कर रहा हूँ मैं वो इनपुट, और इनपुट कोई डोमेन। तो यहाँ पे जो x आपका वेरिएबल है वो डोमेन का काम कर रहा है, और पुट करके जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आउटपुट, और जो यहाँ पे y की वैल्यू है वो रेंज का काम कर रहा है, आउटपुट का काम कर रहा है। वहीं पे जब हम 10th क्लास में थे तो हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो sin x cos x के टर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो y = sin x। तो यहाँ पे x क्या है, फिर से आपका इनपुट है, डोमेन है, आपका एंगल है, बट आप एंगल की वैल्यू रखोगे तो ही तो आपको y की वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे जो x है वो इनपुट का रोल प्ले कर रहा है, मतलब डोमेन, और जो y है वो रेंज, आउटपुट। जैसे मैंने एग्जाम्पल है, मैंने x को 30 डिग्री मतलब π/6 रखा। अब मैंने x की वैल्यू π/6 रखी, पुट किया sin π/6, तो ही मुझे y मिला। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे x इनपुट का काम कर रहा है, y आउटपुट का काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है, रेंज का काम कर रहा है। तो डोमेन और रेंज के रिलेशन को ही आप फंक्शंस कहते हो। ठीक है, बट हमें बाकी फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री कल भी डिस्कस किया था, अपने पहले वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया इसको लेकर कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्रिक से मिलके बनता है। ट्राई जो ट्राइंगल की बात करता है, गोनो साइड एंगल की बात करता है, मैट्रिक मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे आप ट्राइंगल्स के साइड या फिर एंगल को मेज़र करते हो। तो ये सब मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप एक बार देखें बड़े अच्छे से क्या कह रहा है वो। अब जैसा कि हमें पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, sin x, cos x, tan x, cos x, cot x, sec x। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना कि जो x है आपका एंगल है, बट वो इनपुट है, मतलब डोमेन, और जो y है वो आउटपुट है, मतलब रेंज। क्योंकि हमें फंक्शन को समझना है तो हमें डोमेन और रेंज को समझना होगा। और फाइनली इस चैप्टर को जो बाकी चैप्टर से डिफरेंट बनाता है वो वर्ड है इन्वर्स। अब इन्वर्स का मतलब क्या होता है, सबके अपने अपने मीनिंग्स है कि भाई इन्वर्स का मतलब ये होता है, ये होता है। आपको सिंपल लैंग्वेज में फंक्शंस के टर्म में समझाता हूँ। जैसे फंक्शन क्या होता है, भाई इनपुट होता है, एक वैल्यू को तो रखता है, पुट करके आउटपुट मिलता है। इन्वर्स क्या करेगा, इन्वर्स करता है इसको इन्वर्स कर देगा, मतलब
कि जो तेरा आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा और जो तेरा इनपुट है वो तेरा आउटपुट बन जाएगा, ठीक है। अगर कभी भी आपको किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो मतलब वो ये कह रहा है कि भाई तू इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर और जो आउटपुट है उसको इनपुट में कन्वर्ट कर, ठीक है। इनपुट बिकम आउटपुट एंड आउटपुट बिकम इनपुट, ठीक है ना। बाकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा मैं एक बार फिर से बेसिक रिवाइज करा दूँ। जैसे देखो साइन एक्स, यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, 3π/2 होता है, 2π होता है। पहली वीडियो में डिस्कस किया था बट फिर भी एक बार रिवाइज करा दूँ। जहाँ पे साइन 0 0 होता है, साइन π/2 मतलब साइन 91 होता है, साइन पाई 0 क्योंकि अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, साइन 3π/2 आपका -1 होगा क्योंकि ऊपर अगर पॉजिटिव 1 दिखा रहा है तो नीचे आपका -1 है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वैल्यू एज इट इज़ रहता है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क होता है। और 0 और 2π सेम पॉइंट होता है तो अपनी वैल्यू को भी सेम दिखाएगा, इसलिए साइन 2π भी 0 होता है। तो मेन पार्ट क्या है कि भाई साइन एक्स का रेंज क्या है, ठीक है। तो -1 से 1 मतलब साइन एक्स अपनी सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखाता है, -1, और सबसे बड़ी वैल्यू 1, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अब रेंज आपका आउटपुट होता है और आउटपुट बिना इनपुट के नहीं आता, तो आपने ऐसा क्या रखा कि आपको -1 और 1 मिला। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि -1 मुझे मिल रहा है 3π/2 पे, कहाँ पे मिल रहा है 3π/2। बट आप एक चीज़ नोटिस करो कि भाई यहाँ पे एंगल 0 होता है, आप 3π/2 करने के लिए आप पूरा ऐसे रोटेट करते हो, इतना 3 क्वाड्रेंट को ट्रैवल करके आपको मिलता है 3π/2। बल्कि आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी जा सकते थे, शॉर्टेस्ट पाथ है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप ऐसे रोटेट ना करके आप ऐसे रोटेट करते हो, बट आपका ये एंगल नीचे की तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो हम 3π/2 की बात ना करके हम बात करते हैं -π/2। तो आपको -1 किस पे मिला, -π/2 पे, और 1 किस पे मिला, π/2 पे। तो अगर आपसे पूछा जाता है साइन एक्स का डोमेन क्या है तो आप बता सकते हो -π/2 से π/2, क्योंकि -π/2 पे -1 मिल रहा है और π/2 पे 1 मिल रहा है। वहीं पे cos x की बात करें तो आपका एंगल 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, cos 0 आपका 1 होता है, cos π/2 0 होता है, cos पाई अगेन -1 क्योंकि अगर आपका यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 अपोजिट डायरेक्शन, cos 3π/2 0, 0 2π फिर से सेम पॉइंट है, सेम एंगल है, सेम पॉइंट के एंगल है तो अपनी वैल्यू को सेम दिखाएगा, तो cos 2π भी आपका 1 हो जाएगा। तो साइन की तरह cos x का भी जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है ना, क्योंकि -1 सबसे छोटी वैल्यू, 1 सबसे बड़ी वैल्यू। तो आप कभी भी आपसे पूछा जाता है भाई cos x का रेंज क्या है, तो -1 से 1 है ना, रेंज बताया था जो मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करता है ना। इंटरवल हमने 11th में पढ़ा है कि इंटरवल्स होते क्या है, ठीक है। अब वही इंपॉर्टेंट कि -1 मुझे किस पे मिला, तो -1 मुझे मिल रहा है पाई पे, 1 किस पे मिला, 0 पे। अच्छा -1 से 1 तो -1 पाई पे मिल रहा है और 1 मिल रहा है 0 पे। बट इंटरवल आप किसी भी नंबर को जब इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हो तो छोटे से बड़े करते हो, ना कि बड़ा से छोटा, है ना। इंटरवल मिनिमम टू मैक्सिमम, तो भाई पाई और 0 में छोटा 0 है, बड़ा पाई है, तो पाई से 0 ना होकर के 0 से पाई हो जाएगा। तो जो cos x का डोमेन है वो 0 से पाई होता है, ठीक है। वहीं पे tan x की बात करें तो tan x में एंगल 0, π/2, पाई, 3π/2, tan 0 0, tan π/2 नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, tan पाई 0 अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, tan 3π/2 अगेन ऊपर पॉजिटिव का इन्फिनिटी तो नीचे माइनस का इन्फिनिटी। तो tan x के टर्म में जो उसका रेंज होता है वो -∞ से इन्फिनिटी होता है, और बताया था मैंने कि इन्फिनिटी आपका एक नॉट डिफाइंड नंबर है, ओपन ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होता है। अब साइन एक्स की तरह tan x में भी मुझे -∞ किस पे मिल रहा है, 3π/2 पे। बट 3π/2 एंगल ऐसे रोटेट करता है इतना, बट हम ऐसे ना करके हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं तो हम ऐसे रोटेट करते हैं, और ये नीचे की तरफ आ गया तो आपका -π/2 मतलब -90। तो मुझे -∞ -π/2 पे मिला और इन्फिनिटी π/2 पे। अब ये ओपन ब्रैकेट है तो ये भी ओपन ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होगा। तो tan x का अगर रेंज पूछा जाता है तो -∞ से इन्फिनिटी, और tan x का डोमेन पूछा जाता है कि भाई ये वैल्यू मुझे मिला किस पे, तो -π/2 रखने पे -∞ मिला, π/2 पे इन्फिनिटी मिला, ठीक है। और जैसे sin x, cos x, tan x की बात की हमने, वैसे ही आप cos x, sec x, cot x का भी डोमेन और रेंज समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद
जो कंक्लूज़न निकलता है वो ये कि भाई मैंने एक चार्ट तैयार किया है, आप समझ सकते हो। 6 फंक्शंस को मेंशन किया, sin x, cos x, tan x, cos x, sec cot, उन सब के अपने अपने डोमेन और उन सब पे रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन और कॉसेक सेम होता है, रेसिप्रोकल है, लेकिन यहाँ पे कॉसेक में 0 माइनस होता है। क्यों? क्योंकि साइन 0 आपका 0 होता है, तो कॉसेक 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो भाई डोमेन एक ऐसा पार्ट होता है जो वैल्यू रखने पे आपको आउटपुट दे। अब वो खुद ही डिफाइन नहीं है तो आपको आउटपुट कैसे देगा? सेम सेक का भी ऐसे ही होता है, क्योंकि cos 90 आपका 0 होता है, तो sec 90 नॉट डिफाइन होगा, इसलिए 0 से π/2 माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा बेसिक पार्ट है। आइए फाइनली चैप्टर को एक बार स्टार्ट करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो इनपुट आउटपुट की बात करें, ट्रिगो जो साइन कॉस की बात करें, इन्वर्स जहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट बन जाता है, मतलब डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज आपका डोमेन बन जाता है। अब ये बना कैसे? ट्रिगो की बात करें तो ट्रिगो में इन्वर्स आया कैसे? देखो मैंने एग्जांपल लिया ट्रिगो, क्योंकि जो आपका इन्वर्स है वो ट्रिगो के बाद की बात है, मतलब पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ही उसका इन्वर्स आएगा। तो मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया y = sin x। अब यहाँ पे आपका देख पा रहे हो x आपका इनपुट है, y आपका आउटपुट है। मैंने कहा भाई इसका इन्वर्स निकाल। इन्वर्स मतलब कि जो इनपुट है उसे आउटपुट बनाना है और जो आउटपुट है उसे इनपुट बनाना है। अब ये जो आपका x इनपुट है, आउटपुट कैसे बनेगा? जब साइन को हटाएंगे। तो स्कूलों में या दूसरे वीडियोस में काफ़ी गलत बताया जाता है। जैसे वो क्या कहते हैं, जैसे y = sin x है, कहेंगे भाई यहाँ पे मुझे जो इनपुट है उसको आउटपुट बनाना तो x, तो साइन वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं भाई, ऐसे वहाँ कैसे चला जाएगा? क्या वो उसका मल्टीप्लाई में है? जब वो मल्टीप्लाई में नहीं, वो कॉन्टैक्ट में है, तो वो उधर कैसे चला जाएगा? वो उधर नहीं जाता, ठीक है। तो फिर कैसे रिप्रेजेंट होता है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे y = sin x है, x मेरा इनपुट है, मुझे इन्वर्स निकालना है, मतलब इनपुट को आउटपुट बनाना है। तो कैसे? अब साइन है, साइन को हटाना है, तो साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं? हम साइन इन्वर्स अप्लाई करते हैं। साइन की पावर -1 जो देख पा रहे हो ऐसे रीड नहीं करते, उसको क्या करते हैं? साइन इन्वर्स। तो क्या किया? साइन इन्वर्स अप्लाई किया बोथ साइड। कोई भी कंसेप्ट आप अप्लाई करते हो तो बोथ साइड मतलब दोनों साइड अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे अप्लाई किया तो साइन इन्वर्स y हो गया, यहाँ पे अप्लाई किया साइन इन्वर्स sin x हो गया। अब साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल होता है तो जाके आपको x मिलता है। तो आप देख पा रहे हो कि जो आपका x इनपुट था वो आउटपुट हो गया, जो आउटपुट था वो इनपुट हो गया, तो ये फंक्शन इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि कैसे इन्वर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ x और y आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो आपका इनपुट था वो आउटपुट बन जाता है, आउटपुट इनपुट बन जाता है, और किसी भी ट्रिगो फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसको हटाना है तो इन्वर्स अप्लाई किया जाता है। ऐसे करके आप रिप्रेजेंट करना, ना कि डायरेक्ट कि वो उधर चला गया, ठीक है। तो जैसे हमने एक साइन की बात की, वैसे ही आपके 6 के 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया। जैसे y = sin इनवर्स x, y = cos इनवर्स x, y = tan इनवर्स x, y = cot इनवर्स x, y = cosec इनवर्स x, y = sec इनवर्स x। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं भैया यहाँ तो x बाहर था, यहाँ पे x अंदर कैसे आ गया? अरे x y तो एक वेरिएबल है, आप रिप्रेजेंटेशन की बात करो ना। अब मैं y = sin इनवर्स t रख दूँ, है ना, a = sin इनवर्स b रख दूँ, उससे मैटर तो वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि भाई इनपुट आउटपुट उनको समझना है, एक्स वाई मैटर नहीं करता, वो तो आपके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो साइन एक्स इनवर्स के इक्वल नहीं होता। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर कि भैया ये पार्ट इसके इक्वल क्यों नहीं हो सकता। जैसे पावर को कॉमन ले लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों? देखो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो इन्वर्स है, अब पावर नेगेटिव है तो 1/, में पॉजिटिव होता है। हाँ, ये पूरा फंक्शन है एक, ये पूरा जा सकता है, बट साइन इनवर्स आपका 1/sin नहीं, ऐसे गलत है। अरे ये रेशियोज़ है, हमने कल भी डिस्कस किया था पहले वीडियो में। तो साइन एक्स इनवर्स आपका 1/sin x होता है। भाई पावर नेगेटिव है तो अपॉन में जाके पॉजिटिव होगा, और साइन एक्स ऊपर आके क्या हो जाएगा? कॉसेक होगा। तो ये पार्ट इसके इक्वल थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इज नेवर इक्वल टू साइन एक्स का इन्वर्स। तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के
डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 40 में डिफाइन है। टीचर बोलता है डायरेक्ट याद कर लो या किसी वीडियोस में जो भी है मैंने आपको समझाया है कि टेबल आपका आया कैसे, ये टेबल आपका बना कैसे। जैसे देखो मैंने क्या किया, 6 के 6 इन्वर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट किया, डोमेन और रेंज, और आपको ये बताया कि जो इन्वर्स है वो क्या करता है, डोमेन को रेंज बनाता है, रेंज को डोमेन, मतलब इनपुट को आउटपुट बनाता है, आउटपुट को इनपुट। तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन था वो इन्वर्स ट्रिगो में क्या हो जाएगा, वो रेंज बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो ट्रिगो फंक्शन में आपका डोमेन है वही यहाँ पे रेंज बन रहा है, और ट्रिगो में जो आपका रेंज आउटपुट था वही इन्वर्स में डोमेन। तो जो डोमेन है वो रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है, तो आपका फंक्शन इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए पढ़ते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। अभी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप रेंज या फिर उसके आउटपुट की बात करते हो वही उसका प्रिंसिपल ब्रांच होता है। ठीक है ना, तो कोई पूछे कि प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, तो आप बता देना रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच। अब 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े, हमने क्या किया, 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब साइन इन्वर्स, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक इन्वर्स, और साइन और टेन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो टेन है ना वो साइन का भाई है। तो साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स, इन तीनों का जो प्रिंसिपल ब्रांच या फिर रेंज कहीं ना कहीं सेम होता है, -π/2 से π/2। फ़र्क क्या है, फ़र्क साइन इन्वर्स में आपका क्लोज ब्रैकेट आता है, टेन में ओपन ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट का फ़र्क है, बाकी रेंज सेम है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया ही नहीं। तो आप कंफ्यूज मत हो रहा कि साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स इन तीनों का रेंज -π/2 से π/2, और वहीं पे कॉस इन्वर्स, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और कॉस का भाई कॉट, इन तीनों का रेंज मतलब प्रिंसिपल ब्रांच कहीं ना कहीं सेम, मतलब 0 से π। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स आपका -π/2 से π/2, और कॉस इन्वर्स, सेक और कॉट इनका 0 से π। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसके प्रिंसिपल ब्रांच मतलब रेंज में लाई करे, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना, मतलब आपके पास एक वैल्यू है तो आप ये चेक करो कि क्या ये वैल्यू उसके रेंज जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें लाई कर रहा है क्या। अगर कोई भी वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है तो ही उसे प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया y = sin इनवर्स 1/√2। अब यहाँ पे 1/√2 है, एक वैल्यू है, इसको चेंज करना है। आप सोचो कि ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√2 क्या होता है, sin 45 मतलब sin π/4। अब आप कहोगे भैया 1/√2 तो cos 45 भी होता है, आपने cos के टर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, तो जो बाहर आपका फंक्शन होगा ना अंदर उसी के टर्म में चेंज करना है ताकि ये साइन व साइन कैंसिल हो और आपको π/4 मिले। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कॉस के टर्म में लिखते हो तो कॉस से साइन वर्स कैंसिल नहीं होगा, बट साइन से साइन वर्स कैंसिल आउट होगा और आपको π/4 मिलेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आप देख पा रहे हो, आप देखो कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, ये पार्ट। तो क्या -π/2 से π/2 में आपका π/4 लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है। तो ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाए हो इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, क्योंकि ये साइन इनवर्स के रेंज मतलब प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है। और वहीं पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा y = sin इनवर्स -1/√2। साइन इनवर्स एज इट इज़, माइनस का माइनस 1/2 साइन के टर्म में, साइन के टर्म में क्यों, क्योंकि बाहर साइन वेट कर रहा है, तो 1/2 साइन 30 मतलब साइन π/6 होता है। अब जब तक आप इस नेगेटिव को मैनेज नहीं करते साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट नहीं होगा। अब साइन नेगेटिव है तो बच्चे कहते हैं भाई साइन नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होता है π+θ, तो उसको चेंज करते हैं साइन π+θ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और फिर ये एलसीएम लेके साइन π/6, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा और आपको क्या मिलेगा, साइन π/6। आपने वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया और गलत कुछ भी नहीं है, बट हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ना कि सिर्फ वैल्यू। अब 7π/6 क्या -π/2 से π/2 में लाई करता है, नहीं। अब लाई नहीं कर रहा तो क्या ये वैल्यू
प्रिंसिपल वैल्यू होगा? नहीं, तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है वो गलत है। हमें सही के साथ साथ क्या क्या गलत है ये भी पता होना चाहिए। अगर आपने गलत को पहचानना सीख लिया तो सही अपने आप हो जाएगा। अब ऐसे गलत है तो सही कैसे होगा? देखो, इसी क्वेश्चन को दोबारा किया एक बार। y इक्वल टू साइन वर्स माइनस 1/√2, साइन वर्स माइनस का माइनस 1/2, सॉरी 1/2 है, माइनस साइन 1/2 साइन π/6, ठीक है। अब साइन नेगेटिव है, तो जब भी साइन के बाहर नेगेटिव होगा ना, आप क्या करना, उस माइनस को अंदर ले जाना, ठीक है। क्योंकि हमें पता है साइन माइनस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा। तो अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो कभी भी साइन के टर्म में आपका नेगेटिव बाहर आए तो आप ऐसे मैनेज नहीं करना पाई प्लस करके। आप क्या करना, माइनस को अंदर ले जाना एंगल के साथ, क्योंकि ये चीज़ वैलिड है, ट्रू है, हमने पढ़ा 11th क्लास में। अब क्या होगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट होगा और आपको क्या मिलेगा, माइनस π/6। अब आप देखो, क्या माइनस π/6 माइनस π/2 से π/2 में लाई करता है? हाँ, लाई करता है। तो ये उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही एक एग्जांपल और लिया, y इक्वल टू कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स एज इट इज़ माइनस का -1 कॉट π/4। अब जब तक आप इस नेगेटिव को मैनेज नहीं करते, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हमने देखा है कॉट नेगेटिव का होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉट नेगेटिव होता है, सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो उसको ऐसे करके मैनेज करेंगे। तो भाई कॉट इनवर्स कॉट का कॉट पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है π/4, सिंप्लीफाई किया, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल और आपको 3/4। आप चेक जरूर करना कि क्या 3/4 जो कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई में लाई कर रहा है? हाँ, लाई कर रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो इतने 3-4 एग्जाम्पल लेकर हमने क्या समझा कि कभी भी साइन, टेन और कॉसेक में नेगेटिव आए तो उसको नेगेटिव को क्या करना, अंदर ले जाना। क्यों? क्योंकि साइन, टेन, कॉसेक इन तीनों का रेंज कहीं ना कहीं सेम होता है, माइनस π/2 से π/2। तो कभी भी नेगेटिव आए आप नेगेटिव को अंदर मैनेज कर सकते हो। लेकिन कॉस, सेक, कॉट में अगर कभी नेगेटिव देखने को मिलता है तो उस नेगेटिव को कैसे मैनेज किया जाएगा, पाई माइनस करके। क्यों? क्योंकि इन तीनों का रेंज कहीं ना कहीं 0 से पाई सेम होता है।